अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, हाजिर हैं आज के हस्बे हाल के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ हैं नाजिया और आपको बहुत अजीज बहुत प्यारे अजीजी। आज के शो में सबसे पहले हम बात करेंगे तालीम के सुकड़ते हुए बजट पर। ओए होए 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 जुनैद, मैंने जब बजट पढ़ा है ना तो उसके बाद मैंने मुहद्दब अदसे के साथ पढ़ना शुरू किया है। फिर कहीं जाके मुझे एक जगह पे छोटा सा तालीम का बजट लिखा हुआ नजर आया। यार वो तो बिल्कुल ही दिखा ये रह गया। उस वक्त से मेरे जहन में ये फंसा हुआ है कि वो क्या हुक्म था, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की अहमियत तो एक फिक्रे में बता दी थी, तो हमने तो तालीम की अहमियत को सुकेड़ के रख दी है। बिल्कुल। आज हम तालीमी तरक्की के हवाले से दूसरे मुल्कों की तरफ देखते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ, और हम ये भूल जाते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम था, फ्री एजुकेशन सिस्टम, उसका जो तसव्वुर था या उसकी जो बुनियाद थी वो सबसे पहले हमारे दीन ने हमें दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया था। बिल्कुल मुफ्त तालीम का जो तसव्वुर था वो मदीना मुनव्वरा में ये फरीजा खुद सर अंजाम देते थे और दूसरे शहरों में मुअल्लिमीन को भेजा जाता था। और जाहिर है कि इब्तदाई तौर पर तो ये काम मसाजिद में होता था, लेकिन फिर जब मस्जिदों में जगह कम पड़ गई थी तो फिर अलग इदारे वजूद में आए थे जिनको कुताब कहा जाता था। और फिर यही कुताब जो थे ये स्कूल, कॉलेजेस और कई केसेस में यूनिवर्सिटियों तक तरक्की करते चले गए थे और इनमें तमाम सहूलतें हासिल थीं जो आज तहजीब याफ्ता दौर में हमें नज़र आती हैं। बोर्डिंग लॉजिंग की और तालीमी इदारों में यानी उनको मुफ्त किताबें, रिहाइश और दीगर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इन इदारों में भी ये तमाम सहूलियात जो थी वो बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाया करती थी। नहीं, उसके बाद तो वैसे नेरा ही शुरू हो गया था। उसके बाद भी एक अरसे तक मुसलमानों में इल्म दोस्ती मौजूद रही थी, इल्म की अहमियत से वो आगाह थे। अमीर तैमूर का तुमने नाम सुना होगा, सेंट्रल एशियन रूलर था समरकंद और बुखारा में। वो बहुत जालिम आदमी था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल में इल्म दोस्ती का जज्बा पैदा किया हुआ था। उसने ये हुक्म दिया था कि जिस मुल्क में भी जाओ यानी इलाका फतह करो, वहां पे जो मर्जी करो, लेकिन उस मुल्क में जो इल्म जानने वाले लोग हैं, आलिम हैं, दानिश्वर हैं, अतालीक हैं, उस्ताद हैं, उनको इज्जत और एहतराम से समरकंद ले आओ और उनको फिर भारी मुआवजा देकर उनको इल्म फैलाने की, इल्म की रोशनी फैलाने के काम पर मामूर किया। और इस पॉलिसी का नतीजा ये निकला कि 20-22 सालों के दौरान समरकंद और बुखारा जो थे वो सनत व हरफत और इल्म और अदब के हवाले से पूरी दुनिया में इस इलाके का डंका बजने लगा था। यार तुमने वो फिल्म नहीं देखी लॉयन ऑफ डेजर्ट? उसमें जब अतालवी फौज उमर मुख्तार को गिरफ्तार करती है और उसको बेड़ियों समेत अतालवी जर्नैल के सामने पेश किया जाता है, तो वो जर्नैल उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी बेड़ियां खोल दूंगा, पहले अपने मुतालबात पेश करो। तो वो कहता है कि तुम लोगों ने जो मेरे स्कूल बंद किए हैं वो खोल दो, मेरी और मेरी कौम की बेड़ियां खुद ब खुद खुल जाएंगी। वाह 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 यार, बड़ा अक्लमंद आदमी था ये तो, अजीजी था बिल्कुल। अजीजी साहब, लेकिन सर हमारे मुल्क में तो कायदे आज़म के बाद से तालीम कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही। हाँ, हमारे यहाँ तो एक बहुत मशहूर बात है ना कि हमारा जो वजीर तालीम होता है वो हमेशा जेर तालीम होता है और वोट की वाव लगने से वो वजीर तालीम बनता है। और आज भी आलम यही है कि हमारे हर हुक्मरान ने तालीम के हवाले से अपना एक खास माइंडसेट बना लिया है कि ब्यूरोक्रेट्स और मुशीर हमारे हुक्मरानों को और ख़ास तौर पर उन हुक्मरानों को जो कुछ करना चाहते हैं उनको एक ख़ास लाइन पे लगा देते हैं, उनको स्कीम्स और प्रोग्राम्स बना बना के दे देते हैं और उनकी तमाम तर तवज्जो और सलाहियतें उस पर मरकूज होकर रह जाती हैं। तालीम के शोबे पर इस माइंडसेट का सबसे ज्यादा असर हुआ है। इसी शोबे में कभी कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स, कभी पायलट स्कूल्स और अब दानिश स्कूल्स की एक नई स्कीम सामने आ गई है। अब देखो, जब सरकारी भर्तियों पर पाबंदी लगा दी जाती है और वो कई कई साल तक जारी रहती है, उसमें असातिज़ा की भर्ती पर पाबंदी लगा दी जाती है। पहली बात तो मुझे असातिज़ा के साथ भर्ती का लफ्ज बोलते हुए शर्म महसूस होती है कि मुअल्लिम को हम भर्ती इस तरह कहते हैं जैसे आपने कोई मामूली सा क्लर्क भर्ती करना है। बिलदार भर्ती होना है जैसे। यानी इसका मतलब तो यह हुआ कि आपने कई कई बरस तक अपनी नई नस्ल को असातिज़ा की नेमत से महरूम कर दिया है। आप इन स्कीम्स और नए तालीमी प्रोजेक्ट्स पे अरबों रुपया खर्च करते रहे, जितने मर्जी नए प्रोजेक्ट्स शुरू करते रहे, हमारा तालीमी तरक्की का ख्वाब उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता
जब तक कि हम अपने सरकारी स्कूलों की हालत जार बेहतर नहीं करेंगे ओए, और वहां पर अपनी तमाम सहूलियात से आरास्ता नहीं उन स्कूलों को करेंगे। और यार बहुत बहुत बड़े हाई स्कूलों में सिर्फ एक ही पक्का होता है और वो हेडमास्टर के कमरे में होता है, और हेडमास्टर एक साइड पे बैठा होता है, साथ उसने अपना लेला नवा के बांधा होता है। और वाशरूम तुम इन स्कूलों के देख लो, वैसे तो उन्हें वाशरूम कहना ही बेवकूफी है, उनको रूढ़ी रूम कह सकते हो तुम, जो उनकी हालत होती है। वाशरूम भी उनको पता है क्यों कहते हैं? क्यों? इतना को उधर गंद और बदबू होती है कि जमादार उधर जाए ना तो वो इस्तीफा दे देता है। तो कहता भाई जिस काम का कर खीर ये है तो खुदा भाई मैं जा रहा हूं। इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि हमारी तालीमी तरक्की का ख्वाब उस दिन पूरा होगा जिस दिन हमारे जो हुक्मरान है, खास तौर पर जो वजीर तालीम है, वो अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। लो, जिस तरह की सरकारी स्कूलों की हालत है, तुम वजीर तालीम की बात करते हो, जुनैद सलीम अपने बच्चे ना उधर दाखिल कराए। अजीज साहब आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। मैं तुम्हें सही कह रहा हूं, मैं तुम्हें इन स्कूलों का नक्शा सुना दूं तो तुम्हारी हंसी ना रुके। मास्टर ने गोडियों तक अपनी सलवार खींची होती है, कुर्सी पे वो बेचारा लेटा होता है और सिर चसवा रहा होता है, मॉनिटर उसकी टांगे दबा रहा होता है। स्टूडेंटों को पास होने के लिए इतना पढ़ना नहीं पड़ता जितनी घर से लस्सी लानी पड़ती है। ये प्राइवेट स्कूलों के बच्चे तो पिकनिक पे जाते हैं ना, ये सरकारी स्कूलों के बच्चे छप्पड़ पे जाते हैं। ये प्राइवेट बच्चे तो पिकनिक पे जाके तस्वीरें खींचते हैं ना, ये सरकारी स्कूलों के बच्चे छप्पड़ में से डड्डू खींचते हैं। और इनमें मुकाबला यही हो रहा होता है, मेरा डड्डू बड़ा है, मेरा डड्डू बड़ा है, मेरा डड्डू बड़ा है। दूसरी क्लास किकर के दरख्त के नीचे होती है, अच्छा। 5वीं क्लास टाली के दरख्त के नीचे होती है, और 10वीं क्लास बोर्ड के नीचे होती है। और दरख्तों के ऊपर कब्बे बैठे ऊपर से SMS कर रहे होते हैं। जो जो सूरज ऊपर जाता है क्लासों की पोजीशन बदल रही होती है। स्कूल ऐसे सूरज से छुप रहा होता है जैसे सूरज नहीं वो कोई सेक्रेटरी एजुकेशन है। वैसे मुझे साइंस की क्लास बहुत पसंद थी। अच्छा, तो मैं साइंसदान क्यों नहीं बने? नहीं, साइंस मजमून नहीं था पसंद, साइंस की क्लास बड़ी पसंद थी। वो क्यों? वो शतूत के नीचे होती थी, बहुत मजा आता था, ऊपर से शतूत गिरते रहते थे, हम कुकड़ों की तरह चुगते रहते। फिर तो तुम साइंस में फेल ही हुए होगे। नहीं, फेल में कोई शतूतों की वजह से नहीं था हुआ, वो प्रैक्टिकल की वजह से हो गया। वो कैसे? वो प्रैक्टिकल वाला टीचर मुझे मेंढक की टांगे दिखा के कहता है बताओ इस जानवर का क्या नाम है। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता। कहता है फेल हो गए हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा मैंने नहीं बताना, मेरी टांगे देख के खुद ही लिख ले। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बस फिर उसने प्रैक्टिकल छोड़ दिया और मुझे प्रैक्टिकली लम्या पा लिया।